हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 7th की साइंस का चैप्टर चल रहा है फाइबर टू फैब्रिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिल्क यानी कि रेशम। तो क्या होता है रेशम यानी कि सिल्क क्या होती है, कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है, कैसे इसको बनाया जाता है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो शुरू करते हैं। सिल्क इज अनदर इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर स्पिन बाय सिल्क वॉर्म। तो जो सिल्क है यानी कि जो रेशम है, इसको एक सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम के कीट द्वारा इसको बनाया जाता है। इट इज स्ट्रॉन्ग, लस्ट्रस, सॉफ्ट एंड फाइन फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये जो रेशा होता है ये प्रोटीन से बना होता है, मजबूत होता है, चमकीला होता है और मुलायम होता है। सिल्क वॉर्म्स आर रियर टू ऑब्टेन सिल्क। तो जो रेशम के कीट होते हैं यानी कि जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं। तो अभी हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं कि यानी कि जो रेशम है इसका इतिहास क्या है। हिस्ट्री ऑफ सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना अराउंड 3500 बीसी, यानी कि 3500 ईसा पूर्व इसकी खोज जो है वो चाइना यानी कि चीन के अंदर हुई थी। इट बिकम ए प्राइज्ड पोजीशन बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी एंड लस्टर। तो इसकी जो रेशम की जो क्वालिटी है यानी कि गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होती है और चमकीला होता है। तो इन्हीं दो गुणों की वजह से ये उन दिनों में बहुत बड़ा काम था। ओरिजिनली इट वाज यूज्ड बाय एम्पर्स ओनली। तो उस समय सिर्फ पुराने समय के अंदर इसका इस्तेमाल सिर्फ राजा ही किया करते थे, यानी कि जो राजा होते थे उनके वस्त्र बनाने के लिए रेशम का इस्तेमाल किया जाता था। इट वाज थ्रू ट्रेड्स दैट सिल्क स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो सिल्क यानी कि रेशम की वजह से ही जो चाइना है यानी कि जो चीन है उसका व्यापार दूसरे देशों के साथ होना शुरू हुआ। सिल्क वाज एन इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग एंशियंट टाइम। तो पुराने समय के अंदर यानी कि व्यापारिक समय के अंदर जो सिल्क था इसका काफ़ी ज़्यादा व्यापार किया जाता था। ड्यू टू दिस द एंशियंट ट्रेड रूट्स विच लिंक्ड चाइना टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड सिल्क रूट। तो क्योंकि चीन से काफ़ी देशों के अंदर सिल्क भेजा जाता था, तो जिन रस्तों के द्वारा भेजा जाता था तो उनको नाम दिया गया सिल्क रूट। सिल्क वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आल्सो। तो भारत के अंदर भी रेशम का उत्पादन किया जाता है। प्रूफ ऑफ यूज ऑफ सिल्क ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान रेशम का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके प्रूफ भी मौजूद हैं, यानी कि इसके प्रूफ भी मिले हैं। नेक्स्ट इज लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, यानी कि जो रेशम का कीट होता है उसका जीवन चक्र कैसा है, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सीरीकल्चर। तो रेशम कीट जो होता है यानी कि रेशम का जो कीड़ा होता है उसको पालना रेशम प्राप्त करने के लिए क्या कहलाता है, सीरीकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन। सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ द मलबेरी प्लांट्स। तो ये जो सिल्क वॉर्म होता है यानी कि रेशम का जो कीट होता है ये मलबेरी प्लांट यानी कि जो शहतूत होता है इसके पत्तों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है। ए फीमेल मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स ऑन द मलबेरी लीव्स। तो एक जो फीमेल मॉथ होती है यानी कि जो फीमेल सिल्क वॉर्म होता है वो सैकड़ों की संख्या में अंडे देता है शहतूत के पत्तों पर। आफ्टर सम टाइम्स दीज एग्स हैच इनटू लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स। कुछ ही समय के बाद इन अंडों से लार्वा निकलता है जिसको कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म कहा जाता है। स्लोली दीज कैटरपिलर्स ग्रो इन साइज बाय फीडिंग ओनली ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज। धीरे धीरे ये कैटरपिलर क्या करते हैं, भोजन के लिए जो शहतूत के पत्ते यानी कि मलबेरी ट्रीज के जो लीव्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और इनका साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। द नेक्स्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वॉर्म इज प्यूपा। तो जैसे ये और बड़े हो जाते हैं तो ये अगली स्टेज में एंटर कर जाते हैं, यानी कि फिर ये कैटरपिलर से प्यूपा इनका नाम रख दिया जाता है, यानी कि ये प्यूपा बन जाते हैं। व्हेन द कैटरपिलर ग्रोज लार्ज एनफ टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज इट स्टार्ट वीविंग ए नेट अराउंड इट टू होल्ड इटसेल्फ। जैसे ये थोड़े से और बड़े हो जाते हैं तो ये अपने चारों तरफ क्या करते हैं कि जो रेशम का धागा होता है यानी कि रेशम का जो रेशा होता है उसको बुनना शुरू कर देते हैं। देन इट मूव्स इट्स अ हेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर मेकिंग ए फिगर 8। तो ये रेशम का जो धागा बनाते हैं यानी कि जो रेशम का रेशा है
तो ये रेशम जो है ये अपने चारों तरफ लपेटना शुरू कर देते हैं, और ये लपेटने का जो प्रक्रम है ये 8 की सीरीज में होता है, यानी कि एक बार वो आगे की तरफ जाएंगे, एक बार पीछे की तरफ। तो इस तरह से 8 की आकृति वाली संरचना ये बनाते हैं अपने चारों तरफ, जो कि किससे बनी होती है, रेशम के रेशे से। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स कैटरपिलर सेक्रेट ए फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये जो फाइबर बनता है ये प्रोटीन का बनता है। दिस प्रोटीन फाइबर सॉलिडिफाइज एंड हार्डन्स व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर सम टाइम्स, यानी कि जब ये हवा के संपर्क में आता है रेशम तो ये थोड़ा मजबूत सॉलिड हो जाता है, यानी कि कठोर हो जाता है। दिस इज सिल्क फाइबर। ये जो रेशम की हम बात कर रहे हैं जो कि सिल्क मोथ के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि सिल्क जो रेशम का कीट होता है इसके द्वारा जो बनाया जाता है, जो कि ये अपने चारों तरफ इसकी फॉर्मेशन करता है, यानी कि अपने चारों तरफ इसको बनाता है 8 की आकृति में, और ये प्रोटीन से बना होता है। और नेक्स्ट जो ये है कि ये हवा के संपर्क में आने से ठोस हो जाता है, कठोर हो जाता है, और इसी को ही सिल्क फाइबर यानी कि रेशम का रेशा कहा जाता है। ए सिंगल कैटरपिलर प्रोड्यूसेस नियरली 300 मीटर्स ऑफ सिल्क फाइबर। तो एक जो रेशम का कीट होता है वो तकरीबन 300 मीटर लंबा रेशम का फाइबर प्रोड्यूस करता है, यानी कि बनाता है। कैटरपिलर कंटिन्यूज टू स्पिन सिल्क फाइबर टिल दे कम्प्लीटली गेट कवर्ड बाय दीज फाइबर्स। तो कैटरपिलर जो है वो लगातार इसको बनाता रहता है जब तक कि वो अपने आप को पूरी तरह से इसके अंदर ढक नहीं लेता है। द सिल्क कवरिंग इन विच द सिल्कवर्म कवर्स इटसेल्फ इज कॉल्ड कोकून। तो जब ये पूरी तरह से उस प्यूपा के चारों तरफ बन जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है सिल्क के द्वारा उसके चारों तरफ, तो इसको कोकून कहा जाता है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सिल्कवर्म टेक्स प्लेस इनसाइड द कोकून। अब बाकी की जो इस रेशम के कीट की जो स्टेज होगी, यानी कि इसकी जो ग्रोथ होगी, वो इस कोकून के अंदर ही होती है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सिल्कवर्म इज प्लेस्ड इनसाइड द कोकून। आफ्टर समटाइम्स द प्यूपा एंटर्स द अडल्ट स्टेज एंड एमर्जेस आउट ऑफ द कोकून एज ए मोथ। और कुछ समय के बाद फिर ये प्यूपा जो है ये और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अडल्ट स्टेज में आ जाता है, और फिर ये इस कोकून से बाहर की तरफ आ जाता है। अभी हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसके अंदर आपको लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट है जो कि एग्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे लीफ के ऊपर। तो जो पत्ता है उसके ऊपर कुछ एग्स की फॉर्मेशन दिखाई गई है। उसके बाद कैटरपिलर स्टेज दिखाई गई है जो कि मलबेरी लीव के ऊपर है, यानी कि जो शहतूत का पत्ता होता है उसके ऊपर है, उसको फीड कर रहा है। नेक्स्ट स्टेज इज कोकून जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि जो कैटरपिलर के बाद जो प्यूपा बनेगा तो प्यूपा अपने चारों तरफ क्या करता है, रेशम का जो फाइबर है उसको बनाना शुरू कर देता है, और ये अपने आप को इस कोकून के अंदर कवर कर लेता है। कोकून के बाद फिर इससे जो मोथ है वो बाहर निकल जाता है जब इसकी स्टेजेस कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जब ये अडल्ट स्टेज में आता है। तो अडल्ट स्टेज में आने के बाद ये इस कोकून से बाहर आ जाता है, और फाइनली ये एक पूरी तरह से जो अडल्ट है मोथ वो बन जाता है। तो ये जो कोकून है इसी का इस्तेमाल किया जाता है रेशम प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क, यानी कि जो रेशम है उसको कैसे प्राप्त किया जाता है। सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकून्स। तो जो रेशम है इसको कोकून से ही प्राप्त किया जाता है। फॉर दिस सिल्कवर्म्स आर रियर्ड ऑन लार्ज स्केल। तो इसके लिए जो रेशम कीट पालन है वो एक बड़े लेवल पे किया जाता है। द एग्स लेड बाय द फीमेल सिल्क मोथ आर स्टोर्ड केयरफुली अंडर हाइजेनिक एंड सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो जो फीमेल सिल्क मोथ के द्वारा जो एग्स ले किए जाते हैं, यानी कि जो अंडे दिए जाते हैं, उनको बहुत ही साफ सुथरी जगह पे और अच्छे जहाँ पे टेम्परेचर सही हो, ह्यूमिडिटी सही हो, यानी कि नमी सही हो और तापमान सही हो, ऐसी जगह पे उनको स्टोर किया जाता है। दीज एग्स आर प्रोवाइडेड सुटेबल वार्मथ फॉर हैचिंग। फिर इनको सही ऊष्मा दी जाती है अंडों को, यानी कि गर्मी दी जाती है। दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। और इनको ये गर्मी देना ही क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन कहलाता है। जब इनको इंक्यूबेशन दिया जाता है यानी कि इनको ऊष्मा दी जाती है, यानी कि गर्मी दी जाती है, तो फिर ये जो एग्स हैं ये डेवलप होते हैं, इनके अंदर जो मोथ है वो डेवलप होता है,
और फाइनली वो कैटरपिलर स्टेज के अंदर एग से बाहर आ जाता है। द लार्वा दस हैज स्टार फीड ऑन द फ्रेशी चॉप्ड मलबेरी लीव्स। तो फिर जो लार्वा है जो अंडों से निकलेगा वो क्या करेगा, मलबेरी लीव्स को खाने के लिए इस्तेमाल करेगा। द लार्वा और कैटरपिलर ईट्स कंटिन्यूसली फॉर ऑलमोस्ट 6 वीक्स एंड ग्रोज इन साइज। और ये जो लार्वा या जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं, ये जो मलबेरी लीव्स हैं इनको लगभग 6 हफ्ते तक खाने के लिए इस्तेमाल करता है और साइज में बड़ा होता रहता है। देन दे स्टॉप फीडिंग एंड दे आर रेडी टू स्पिन देयर कोकून। फिर ये मलबेरी लीव्स को यानी कि जो सहतूत के पत्ते होते हैं उनको खाना बंद कर देते हैं और फिर ये कोकून बनाना शुरू करते हैं। दीज आर देन शिफ्टेड टू बैम्बू चैम्बर्स वेयर दे स्पिन द कोकून इन द कंटिन्यूस थ्रेड ऑन द ट्री प्रोवाइडेड टू देम। फिर ये क्या करते हैं, इनको बैम्बू यानी कि जो बांस होता है उनके चैम्बर के अंदर इनको छोड़ देते हैं, यानी कि उनके ब्लॉक्स बने होते हैं तो उनके अंदर इनको डाल देते हैं। तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, ये कोकून की फॉर्मेशन करते हैं। द अमाउंट ऑफ यूजेबल सिल्क इज स्मॉल एंड अबाउट 2000 कोकून्स मेड 1 सिल्क ड्रेस। तो जो सिल्क बनता है जो इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है और लगभग 2000 कोकून से एक ड्रेस बन सके इतना रेशम ही प्राप्त किया जा सकता है। द कोकून आर देन केप्ट अंडर सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। फिर ये जब कोकून बन जाते हैं तो इनसे रेशम प्राप्त करने के लिए यानी कि जो फाइबर है उसको प्राप्त करने के लिए इन कोकून्स को या तो फिर गर्मी यानी कि सूर्य की गर्मी के अंदर रखा जाता है, यानी कि धूप में रखते हैं, या फिर इनको उबाला जाता है, या फिर इनको गर्म भाप दी जाती है ताकि जो कोकून के चारों तरफ जो लिपटा हुआ फाइबर है, जो रेशम चारों तरफ लिपटा हुआ है, वो अलग हो सके। दिस किल्स द इंसेक्ट इनसाइड देम। तो जब इनको धूप के अंदर रखा जाता है या उबाला जाता है या इनको गर्म भाप दी जाती है तो उस दौरान जो इनके अंदर जो सिल्क मोथ होता है वो समाप्त हो जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। और जो सिल्क का फाइबर है उसको अलग कर लिया जाता है। द फाइबर्स फ्रॉम सेवरल कोकून्स आर रील्ड ऑफ टुगेदर टू मेक ए स्ट्रॉन्ग थ्रेड। तो एक साथ काफ़ी सारे कोकून से जो थ्रेड है उसको रील्ड का मतलब होता है, रील्ड ऑफ का मतलब होता है कि उधेड़ना, यानी कि जो कोकून्स होते हैं उनसे जो रेशम होता है उसको उधेड़ा जाता है, यानी कि उस सारे रेशम का जो फाइबर है उसको अलग किया जाता है। दिस इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क और फिलेचर। तो इसको उधेड़ना भी कहा जाता है या फिर हम इंग्लिश में इसको रीलिंग ऑफ सिल्क या फिर फिलेचर भी कह देते हैं। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स टू अनवाइंड द फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून्स। तो ये जो काम है ये स्पेशल मशीनों के द्वारा भी किया जाता है ताकि जो कोकून है उससे जो सिल्क का रेशा है उसको अलग किया जा सके। द रॉ सिल्क दस ऑब्टेन्ड इज स्पोन इनटू सिल्क थ्रेड एंड कन्वर्टेड इनटू ड्रेस मटेरियल बाय द वेवर्स। तो इस तरह से जो रेशम प्राप्त की जाती है फिर इससे जो धागे हैं रेशम के वो बनाए जाते हैं और फिर उस धागे से जो ड्रेसेस हैं यानी कि जो फैब्रिक है वो तैयार किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क इन टर्म्स ऑफ लस्चर एंड टेक्सचर। तो अलग अलग तरह के जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो अलग अलग तरह का रेशम बनाते हैं। तो अलग अलग तरह का जो रेशम होता है उनकी चमक अलग तरह की होती है, उनकी बनावट जो है वो अलग तरह की होती है। सिल्क लाइक टेसर, मूगा, कोसा इज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म। तो ये कुछ सिल्क की वेराइटीज़ दी हुई हैं जैसे कि टेसर है या मूगा है या कोसा है। तो ये अलग अलग प्रकार के रेशम के कीटों से प्राप्त की जाती है। मलबेरी सिल्क इज़ द मेन वेराइटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो मलबेरी सिल्क है उसी का उत्पादन किया जाता है। अबाउट 90% ऑफ द मलबेरी सिल्क कम्स फ्रॉम कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और ये जो मलबेरी सिल्क है ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो राज्य हैं ये सबसे अधिक इसका उत्पादन करते हैं, तकरीबन 90%। इन आवर कंट्री वुमेन आर इन्वॉल्व इन द बिग वे इन द सेरिकल्चर इंडस्ट्री। अब ये जो रेशम उत्पादन है यानी कि जो सिल्क फॉर्मेशन है इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो वर्क करती हैं। दे कंट्रीब्यूट टू प्रोसेसेस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक। तो महिलाएं जो हैं वो रेशम कीट पालन का काम करती हैं या रीलिंग ऑफ सिल्क का करती हैं, यानी कि जो कोकून से जो सिल्क होती है उसको उधेड़ने का जो काम है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है।
या फिर जो इससे कपड़ा तैयार किया जाता है तो वो भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो महिलाओं की इसमें काफ़ी ज़्यादा भागीदारी रहती है। दिस एंटरप्राइज कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी, यानी कि ये भारत की जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है इसमें भी ये योगदान करता है। एंड आल्सो हेल्प्स रैंक इंडिया अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, और जो दूसरे देश हैं जो रेशम उत्पादन करते हैं तो उनमें भी भारत को एक स्थान दिलाने का काम ये जो सिल्क प्रोडक्शन है ये करता है। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन द सिल्क प्रोडक्शन, तो जो चीन है वो सबसे अधिक रेशम का उत्पादन करता है, तो वो पहले स्थान पे है। अब है यूजेज ऑफ सिल्क, यानी कि जो रेशम उत्पादन किया जाता है, जो रेशम बनता है, इसके इस्तेमाल क्या क्या हैं। सिल्क इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस टू मेक ड्रेस मटेरियल लाइक साड़ीज, स्कार्व्स, टाइज एक्सेट्रा। तो इसका इस्तेमाल जैसे स्कार्फ वगैरह होते हैं या फिर जो साड़ी बनाई जाती है या टाई वगैरह बनाने में, और भी बहुत से तरह की जो ड्रेस मटेरियल हैं उनको बनाने में रेशम का इस्तेमाल किया जाता है। इन पैराशूट्स एंड बुलेट प्रूफ वेस्ट, तो जो बुलेट प्रूफ बनाए जाते हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो बुलेट प्रूफ कपड़े होते हैं तो उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इन पैराशूट्स यानी कि जो पैराशूट होते हैं इनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हेल्थ हैजार्ड्स इन द वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री, यानी कि वो लोग या मज़दूर जो कि ऊन बनाने की फैक्ट्री में वर्क करते हैं या फिर जो सिल्क इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं तो उनको क्या क्या नुकसान होते हैं वहाँ पे, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। इन आवर कंट्री मैनी पीपल आर वर्किंग इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री टू अर्न देयर लाइवलीहुड, तो बहुत से हमारे देश के अंदर क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं वो काम करते हैं ऊन और रेशम की फैक्ट्री के अंदर ताकि वो कुछ पैसा कमा सकें और उनका जीवन निर्वाह चल सके। वर्कर्स इन दीज इंडस्ट्रीज आर एक्सपोज टू नंबर ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स, तो वहाँ पे काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, यानी कि हेल्थ हैजार्ड्स होता है। इन वुलन इंडस्ट्री पीपल हु वर्क्स एज शॉर्टर गेट इन्फेक्टेड बाय ए बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स, तो जो ऊन की फैक्ट्री है उसके अंदर जो वर्कर काम करते हैं जो कि सॉर्टिंग का काम करते हैं, सॉर्टिंग की जो ऊन को अलग अलग तरह के लेवल में, अलग अलग तरह के जो लेवल्स होते हैं उनके अनुसार, यानी कि जो लॉन्ग रेशियो होते हैं यानी कि जो लंबे रेशियो होते हैं उनको अलग करने का काम करते हैं, या जो छोटे रेशियो होते हैं उनको अलग करने का काम करते हैं, यानी कि जो शॉर्टिंग का वर्क करते हैं तो उनको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है जो कि है एंथ्रेक्स। इट लीड्स टू द शॉर्टर डिजीज़ ए फैटल ब्लड डिजीज़, तो इसकी वजह से इनको एक रोग हो सकता है जिसको शॉर्टर डिजीज़ कहा जाता है, और ये खून से संबंधित एक घातक रोग है। इन सिल्क इंडस्ट्री वर्किंग इन क्रैम्प्ड, डैम्प और पुअरली वेंटिलेटेड यूनिट्स लीड्स टू द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो सिल्क इंडस्ट्री है यानी कि जहाँ पे रेशम उत्पादन होता है तो वहाँ पे जो एक तो बहुत ही तंग इलाका होता है, यानी कि बहुत ही कम एरिया के अंदर ये काम किया जाता है। दूसरा कि वहाँ पे नमी युक्त वातावरण होता है, और तीसरा कि पुअरली वेंटिलेटेड होता है, यानी कि वहाँ पे जो फ्रेश एयर है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है। तो इसलिए सांस से संबंधित जो रोग हैं वो सिल्क इंडस्ट्री में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। When cocoons are put in the hot water to loosen silk fiber for unwinding, the workers put their bare hands in the hot water, resulting in the blisters in their hands, leading to the secondary infections such as dermatitis. तो जो कोकून होते हैं उनसे जो सिल्क है उसको उधेड़ने के लिए जब उनको गर्म पानी में डाला जाता है तो जो वर्कर्स होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं वो उस गर्म पानी में अपना हाथ वैसे ही डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ के ऊपर छाले होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो उनको दूसरी जो डिजीज़ है, दूसरे जो तरह के रोग हैं चमड़ी के, वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि डर्माइटिस है। वर्कर्स इन द सिल्क इंडस्ट्री हैव टू स्टैंड कॉन्टीन्यूसली फॉर अबाउट 12 to 16 आवर्स ए डे टू फोकस ऑन द गेट फाइन थ्रेड, तो जो यहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं वो अच्छा धागा तैयार करने के लिए लगभग 12 से 16 घंटे सारा दिन में खड़े रहते हैं। दिस इट लीड्स टू द डिसऑर्डर लाइक बैकएक, स्पाइन प्रॉब्लम्स एंड विजन प्रॉब्लम्स, तो इससे उनको कमर में दर्द होना या स्पाइन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उससे संबंधित प्रॉब्लम होना, या फिर विजन प्रॉब्लम यानी कि जो देखने की क्षमता है उसका कमज़ोर होना, तो इस तरह की डिजीज़ हो सकती है।
तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।